गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है प्रैक्टिस सेशन में। तो हमारा जो टॉपिक है आज की प्रैक्टिस का वो है एसएचएम। तो हम क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे एसएचएम के कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट प्रॉब्लम्स में अप्लाई किया जा सकता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना है, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हमें समझना है कि कैसे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऐसे सिस्टम दे रखा है, दो ब्लॉक्स हैं, स्प्रिंग्स हैं दो, इन ये कनेक्टेड है, तो इसका टाइम पीरियड बताना है। तो बताइए क्या आएगा इसका टाइम पीरियड। चलो तो देखो, इस क्वेश्चन से सीखना क्या है हमें, पहले वो देखें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी देखते हैं। तो इससे जो हमें सीखना है, जो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर कई बार ऐसा अरेंजमेंट हमें दे देते हैं कि दो ब्लॉक्स हैं, इसका मास है m1, स्प्रिंग है, दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है m2। तो ये सिस्टम जो ऑसिलेशन करता है, इसका टाइम पीरियड, अगर स्प्रिंग का एक कांस्टेंट k है तो इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के। इसको याद रखना है। कब? अगर दोनों सिस्टम साथ में ऑसिलेट करते हैं। हम 2 पाई अंडर रूट एम बाय के वाला फॉर्मूला भी जानते हैं। वो तब होता है जब स्प्रिंग का एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड ब्लॉक से कनेक्टेड, यानी कि सिंगल ब्लॉक ऑसिलेट करता है तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। लेकिन अगर दो ब्लॉक हैं और दोनों साइमल्टेनियसली ऑसिलेट करते हैं, इधर उधर ऑसिलेशंस हो रहे हैं दोनों के, तो दोनों का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम आएगी। वो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के, जहां पे म्यू जो है ये होता है m1 m2 बाय m1 प्लस m2। इसको बोला जाता है म्यू को रिड्यूस्ड मास। दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। ठीक है। अब यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहां पे दो स्प्रिंग सीरीज में भी हैं। तो दो स्प्रिंग सीरीज में है तो उनका के इफेक्टिव हमें निकालना पड़ेगा, ये के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो सीरीज में यहां पे के इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? 1 बाय के इक्विवेलेंट इज 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 आता है। और दो के लिए हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के इक्विवेलेंट इज k1 k2 बाय k1 प्लस k2। तो k1 k2, k1 कितना हो गया k, k2 कितना हो गया 2k अपॉन k प्लस 2k करेंगे, दैट इज 3k। सो 2k बाय 3 आ जाएगा। और अब म्यू कितना हो जाएगा? म्यू m1 m2 बाय m1 प्लस m2, ये हो जाएगा m इंटू m अपॉन m प्लस m विच इज 2m। तो ये m बाय 2 के बराबर हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें कि टाइम पीरियड ऐसे सिस्टम का क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के। तो म्यू हो गया m बाय 2, k हो गया 2k बाय 3। तो इसको देखोगे तो ये 2 पाई अंडर रूट 3m बाय 4 के आ जाएगा। 4 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्या? आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो फिर C वुड बी द करेक्ट आंसर, 2 पाई अंडर रूट 3m बाय 4k। तो C आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सीखने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना ऐसी चीजों का। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। चलो तो देखते हैं क्या करना है। अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t. If it is taken inside a lift moving up with a uniform acceleration g by 3, now its time period. तो ऐसे केस में जो टाइम पीरियड है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है कि टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, तो नॉर्मल होता है। और एसिलरेटिंग फ्रेम में जब हम जाते हैं, उसको मैं टी डैश बोल दूं, तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव ही आ जाता है। और अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है कुछ एसिलरेशन ए से, तो जी इफेक्टिव जो है वो हो जाता है जी प्लस ए।
यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, g/3, तो g प्लस g/3 ये हो जाएगा 4g/3, ये आ जाएगा। तो इधर पे सब्स्टिट्यूट कर दें t डैश में, तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l बाय g इफेक्टिव इज 4g/3, तो क्या आ जाएगा, √3 बाय √4 2 हो जाएगा इनटू 2 पाई अंडर रूट l बाय जी। अब ये जो 2 पाई अंडर रूट l बाय जी है, यही किसके बराबर था, t के बराबर, तो t डैश इज इक्वल टू √3/2t, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, चलो देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो क्या करना है, अ पार्टिकल मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट t सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कई बार हम मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मोशन, इसका मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन शुरू कर रहा है, ना कि मीन पोजीशन से, क्योंकि रेस्ट पे पार्टिकल कहां पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये एक बार ध्यान रखना है, कभी भी रेस्ट से मोशन स्टार्ट हो रहा है तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। हम कई बार मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख देते हैं, तो वो नहीं। तो रेस्ट से मोशन स्टार्ट हो रहा है, अब t सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया a, यानी कि ऐसे गया मान लो, तो a डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया t सेकंड, उसको टाइम लगा t सेकंड, ठीक है। फिर अगले t सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2a, और डिस्टेंस ट्रेवल है, ये पोजीशन नहीं। अच्छा ध्यान रखना, पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन शुरू करता है तो उसकी इक्वेशन क्या आती है, उसकी इक्वेशन आती है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2 90 डिग्री। इसको हम सर्कल से भी समझ सकते हैं कि हमने क्या देखा था, पार्टिकल का जब मोशन हम सर्कल पे मानते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो t इज इक्वल टू 0 पे यहां पर होता है तो फेज एंगल 0 हो जाता है। लेकिन अगर t इज इक्वल टू 0 पे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे यानी यहां पर है, t इज इक्वल टू 0 पे यहां पर है, तो उसके लिए जो इनिशियली जहां पर है पार्टिकल, उसका y एक्सिस से एंगल क्या कहलाता है, फाई कहलाता है। तो ये फाई किसके बराबर हो जाता है, π/2। तो एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम के लिए फेज एंगल π/2 आता है, यानी कि इस इक्वेशन को हम a cos ωt भी लिख सकते हैं। अच्छा अब इसमें भी ध्यान रखना है, x इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, x इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0, और एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल ने a डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो उसकी पोजीशन क्या आएगी, कैपिटल A माइनस स्मॉल a। और जब ऐसे ही आगे चलेगा, यहां से देखें इधर से 2a और किया तो एक्सट्रीम पोजीशन से 3a आ जाएगा, तो वो a माइनस 3a ऐसे लेना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान देना है। तो अब देखें, पहले t सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया a उसने, तो उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, a माइनस a, ठीक है। x की जगह क्या आ गया, a माइनस, दिस इज द पोजीशन एट t टाइम। तो a क्या फंक्शन आया था, cos ओमेगा t आया था, तो यही आ जाएगा इस तरह से, a cos ओमेगा t, ठीक है। दे रखा है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन फर्स्ट t सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, डिस्टेंस को a बोल रहे हैं, एंड इन नेक्स्ट t सेकेंड इट ट्रेवल्स 2a। तो मतलब पहले t सेकेंड में उसने a डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसलिए a कहां से ट्रेवल किया, रेस्ट से जब चला, रेस्ट मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से, तो मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर होगा, a माइनस a। फिर अगले t सेकेंड में उसने कितना चला, 2a चला। तो मैं अगले t सेकेंड को देखने की बजाय टोटल 2t टाइम को देख लूं कि टोटल 2t टाइम में कितना चला, 3a। तो जो उसकी पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी a माइनस 3a, और यहां पे t की जगह मैं क्या रख दूंगा,
2t रख दूंगा क्योंकि मैं टोटल 2t टाइम की बात कर रहा हूं, तो a cos 2 ओमेगा t। अब यहां से हमें सॉल्व करके एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड निकालना है, तो थोड़ा सा मैथ्स लगानी पड़ेगी इसमें। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, आप लोगों को पता होगी cos 2 थीटा की आइडेंटिटी। तो cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है, तो ये यहां पर यूज करना पड़ेगा। तो a माइनस 3a इज इक्वल टू a cos 2 ओमेगा टी, तो इधर पे ओमेगा टी थीटा हो गया और 2 आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1। अब cos ओमेगा टी की वैल्यू फर्स्ट, ये जो हमारे पास रिलेशन आया था यहाँ पे, इससे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये a इंटू 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा a माइनस a बाय a का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इनको सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि a कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड, और फिर एम्पलीट्यूड आ जाएगा, उसके बाद हम टाइम पीरियड की बात कर सकते हैं कि कितना टाइम पीरियड उसका होगा। तो चलो देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, a माइनस 3a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं a एलसीएम लूंगा तो ये a इस a से कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 इंटू a स्क्वायर माइनस 2aa प्लस a स्क्वायर, और एक a एलसीएम लिया था तो यहाँ पे माइनस a की टर्म आएगी, एक मिनट, इसका भी स्क्वायर आएगा, सॉरी a स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो नीचे इधर a स्क्वायर आ जाएगा और एक a स्क्वायर यहाँ आएगा, a बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर था ये, इस पूरी टर्म का स्क्वायर था, तो नीचे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर आएगा, एक a से एक कट गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3aa इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 4aa प्लस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इस तरह की टर्म आ जाएगी। तो ये 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा और वो a स्क्वायर इस a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या आया, 4aa वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो 4aa माइनस 3aa स्मॉल a इंटू कैपिटल A इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, नहीं यहाँ पे भी, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड यहां से कितना आ रहा है, एम्पलीट्यूड आ रहा है 2a, एम्पलीट्यूड इज 2a, तो एम्पलीट्यूड के आंसर्स तो गलत हैं। अब टाइम पीरियड हमें देखना पड़ेगा कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो अब टाइम पीरियड कैसे देखोगे कितना होगा, तो देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पर भी। एम्पलीट्यूड 2a है, एम्पलीट्यूड है 2a। अब पहले t सेकंड में उसने a डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, अगले t सेकंड में 2a किया। 2a अगर एम्पलीट्यूड है मतलब वो यहां से a इधर चला और a इधर चला होगा, कितने टाइम में, t टाइम में। अब देखो मीन पोजीशन के अबाउट मोशन में सिमेट्री होती है, तो अगर उसको यहां से यहां जाने में t टाइम लगा और ये डिस्टेंस बराबर है, तो फिर ये a डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो उसको टाइम लगा होगा, ये टाइम t लगा था, ये वाला कितना लगा होगा उसको, t बाय 2, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगा उसको, 3t बाय 2, और ये किसके बराबर होता है, टाइम पीरियड का 1/4। एक्सट्रीम से मीन तक आने का टाइम पीरियड, टाइम जो लगता है वो टाइम पीरियड का 1/4 होता है। तो यहां से हम देखें तो टाइम पीरियड ऑसिलेशन का कितना आ जाएगा, 6t आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड हम बता सकते हैं 6t। ठीक है, तो इसको एक बार और बाद में देखना और अच्छे से समझना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी है थोड़ी सी, लेकिन कोशिश करनी है उसी को हम थोड़ा फास्ट कर पाए।
ठीक है, तो ये इसको इस तरह से और दे रखा है इसका सॉल्यूशन। अच्छा, एक डाउट है इसमें कि 3t/2 कैसे आया। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखने की, एसएचएम में मीन पोजीशन के अबाउट मोशन जो है सिमेट्रिक होता है। तो पहले t सेकंड में a चला, अगले t सेकंड में 2a चला, लेकिन वो a चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा, मीन पोजीशन पे, क्योंकि एम्पलीट्यूड 2a के बराबर आ रहा है। तो a चलने पे मीन पोजीशन पे पहुंच गया और फिर a और आगे चला। तो अगर यहां से 2a जाने में t टाइम लगा तो हम बोल सकते हैं बाय सिमेट्री a जाने में, क्योंकि मीन पोजीशन के अबाउट सिमेट्री होती है इसलिए सिमेट्री का यूज कर रहे हैं, मीन पोजीशन तक जाने में t का आधा टाइम लगा होगा t/2। तो इस तरह से एक्सट्रीम से मीन तक जाने का टाइम कितना आ गया, 3t/2 आ गया। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, देखते हैं क्या करना है इसमें। A particle executing SHM of amplitude 4 centimeter and time 4 seconds. The time taken by it to move from positive extreme position to half the amplitude is. ठीक है, तो पार्टिकल SHM कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड दे रखा है हमको। तो ये मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड दे रखा है t 4 सेकेंड है। टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम से हाफ द एम्पलीट्यूड a/2 तक आने में उसको टाइम कितना लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो पहली बात क्या होती है, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात, कि सिमेट्री सिर्फ मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में होती है, कि जैसे टोटल टाइम पीरियड t होता है तो मीन से एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगता है, t/4। एक्सट्रीम से मीन तक आने में t/4 लगता है, फिर ऐसे ही मीन से एक्सट्रीम तक जाने में t/4, और ऐसे ही एक्सट्रीम से मीन तक आने में। यहां सिमेट्री होती है, लेकिन यहां नहीं होती कि 0 से a/2 में जितना टाइम लगता है उतना ही a/2 से a में लग जाए। ऐसा नहीं करना कि t/8 कर दें, हम टाइम पीरियड का 1/8 कर दें, ऐसा भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है, आगे जाने पे स्पीड कम होती जाती है। तो मीन पोजीशन से a/2 जाने में कम समय लगेगा क्योंकि पार्टिकल तेज मूव कर रहा है, a/2 से a जाने में ज्यादा समय लगता है। अब इनको कैसे हम निकाल सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं वो जो सर्कुलर मोशन का हमने डिस्कशन किया था कि SHM कैन बी टेकन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, तो हम उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम कैसे मानते हैं, पार्टिकल को ऐसे क्लॉकवाइज मूव करता हुआ। अब पार्टिकल कहां पे है, इनिशियली पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, यानी कि पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब ये वाला पॉइंट होगा। फिर कहां पे जा रहा है वो, हाफ द एम्पलीट्यूड। देखो पार्टिकल तो सर्कल पे मूव कर रहा है, प्रोजेक्शन का मतलब है उसकी शैडो, यानी कि पार्टिकल की शैडो कहां पे आनी चाहिए, a/2 पर आनी चाहिए। यानी कि सर्कल के हिसाब से वो पार्टिकल यहां होगा। यहां क्यों होगा, क्योंकि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो अगर एक्सट्रीम से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे जाना है, मतलब वो इस पोजीशन से, ये इनिशियल पोजीशन हो गई उसकी, ठीक है, और इस पोजीशन पे वो पहुंच जाएगा, तभी उसकी प्रोजेक्शन या शैडो a/2 पे आएगी। अब हम क्या मानते हैं कि कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, उसका ही प्रोजेक्शन मतलब सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन SHM देता है। तो हम ये एंगल फाइंड कर ले, क्योंकि अगर कोई चीज कांस्टेंट ओमेगा से सर्कल में घूमती है तो एंगल किसके बराबर होता है, ओमेगा t के बराबर। अच्छा, ये थीटा तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, a/2, ठीक है, दिस साइड इज a/2 एंड दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल विच इज a। सो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a/2 डिवाइडेड बाय a, 1/2 आ जाएगा। अब cos थीटा 1/2 किस एंगल के लिए होता है, 60 डिग्री के लिए। अच्छा, 60 को भी रेडियन में लिखना है, 60 डिग्री इज π/3 रेडियन। और थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा टी इज π/3। अब ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2π टाइम पीरियड इंटू टी इज इक्वल टू π/3। तो पाई से पाई कट गया, तो यहां से आया t इज इक्वल टू t/6।
तो t/6 टाइम पीरियड का 1/6 आएगा। तो 4 सेकंड का 1/6 कितना हो जाएगा? 4/6, दैट इज 2/3। तो 2/3 सेकंड इज द आंसर। हाँ, 0 से a/2 का पूछते, मीन पोजीशन से a/2 का, वो टाइम आता है t/12। ठीक है, तो वो t/2 की वो एंगल 30 डिग्री आ जाएगा उस केस में। तो ऐसे ये हमें सॉल्व करना आना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन करो। अच्छा, डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक चीज मैं बता दूं कि जो एम्पलीट्यूड है वो इस तरह से होता है, a0 e की पावर माइनस bt/2m। b डैम्पिंग कांस्टेंट होता है, m मास होता है। बाकी यहां पर उसको हम एक कांस्टेंट जैसा मान सकते हैं, a0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस सम कांस्टेंट टाइम्स t। बाकी एक्चुअल एक्सप्रेशन ये होता है a0 e की पावर, यहाँ पे इस b/2m को एक कुछ कांस्टेंट मान सकते हैं, कुछ kt ऐसा मान लो। ठीक है, और अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है। और एनर्जी भी ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी डैम्प्ड ऑसिलेशन में हाफ ka², सेम फॉर्मूला होता है, बस a² की जगह ये वाला एम्पलीट्यूड हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ज्यादातर डैम्प्ड ऑसिलेशन के क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आते हैं, तो इतनी नॉलेज सफिशिएंट है, बाकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलो मैं बता ही देता हूं, इसमें एक बार समझो। तो क्या देखा था, एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर डिक्रीजेस टू 0.9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड इन 5 सेकेंड। तो एम्पलीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं, a0 e की पावर माइनस सम कांस्टेंट इनटू t। वो कांस्टेंट क्या होता है, b/2m होता है, लेकिन हम उसको कुछ भी ऐसा k मान ले अभी। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 0.9 टाइम्स डिक्रीजेस टू, यानी कि a0 का 0.9 हो गया। तो 0.9 a0 इज इक्वल टू a0 e की पावर माइनस 5k। t को 5 सेकंड रख दिया। ठीक है, तो यहां से आ गया 0.9, a0 से a0 कट गया, इज इक्वल टू e की पावर माइनस 5k। अब क्या दे रखा है, इन अनदर 10 सेकेंड इट विल डिक्रीज टू अल्फा टाइम्स। अब अगले 10 सेकेंड में, अब अगला 10 के लिए इनिशियल एम्पलीट्यूड 0.9 हो जाएगा। यहां हम शुरू से ही बात करें तो टोटल 15 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है ना, अनदर 10 सेकेंड मतलब शुरू से काउंट करेंगे तो कितने सेकेंड हो जाएंगे, 15 सेकेंड। तो ये अल्फा ए हो गया, कितने, 15 सेकेंड है। शुरू से बात करें तो शुरू के लिए a0 ही मान सकते हैं। तो a0 e की पावर माइनस 15k। ठीक है, तो ये अल्फा इंटू a0। तो अब अल्फा की वैल्यू हमें बतानी थी कि अल्फा किसके बराबर होगा। अब देखो, ये छोटा सा एक सिंपल सा रूल होता है पावर का, तुम्हें पता ही होगा, a की पावर b की पावर c इज इक्वल टू a की पावर b इंटू c होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, e की पावर माइनस 5k इंटू 3 लिख सकता हूं। और ये रिवर्स में भी ट्रू है, जैसे a की पावर b की पावर c, a की पावर b इंटू c होता है, ऐसे a की पावर b इंटू c को भी क्या लिख सकते हैं, a की पावर b होल की पावर c। तो दिस आई कैन रिटर्न एज e की पावर माइनस 5k होल रेज टू द पावर 3। अब e की पावर माइनस 5k किसके बराबर है, 0.9 के बराबर है। तो 0.9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब 729 होता है। तो 0.729 इज द आंसर। अच्छा, एक सवाल पूछा है कि ये -15 के कैसे आया। तो देखो, हमें टाइम रखना है यहाँ पे। तो पहले 5 सेकंड में एम्पलीट्यूड 0.59 हो गया, तो मैंने t को 5 रख दिया और एम्पलीट्यूड को 0.9 लिख दिया। अब अगले 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड का मतलब यह है कि या तो मैं इनिशियल एम्पलीट्यूड को 0.9 लूं, जो थोड़ा दिक्कत वाला होगा, तो मैं शुरुआत a0 से ही मानता हूं। तो अगले 10 सेकंड में मतलब शुरू से कितना टाइम हो गया, 15 सेकंड। तो 15 सेकंड ले लिया, तो t को मैंने 15 सेकंड रख दिया। उस 15 सेकंड में एम्पलीट्यूड कितना हो गया, अल्फा टाइम्स a0 हो गया। तो इस तरह से हमने अल्फा की वैल्यू देखी क्या आई और फिर उसको सॉल्व कर लिए। चलो ये क्वेश्चन करो। चलो देखते हैं। द पीरियोडिक टाइम ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 3 सेकेंड।
after how much time interval from t is equal to 0 its displacement will be half of its amplitude. ठीक है, तो एक बॉडी एसएचएम कर रही है, टाइम पीरियड दे रखा है, आफ्टर हाउ मच इंटरवल इट्स डिस्प्लेसमेंट. अब इसमें कुछ नहीं दे रखा, तो हम मीन पोजीशन से बात करेंगे कि मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड के आधे तक जाने में कितना टाइम लगेगा उसको. तो ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया था t/12 होता है, तो हम उससे डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं. या फिर अगर भाई नए सिरे से आ रहा है, हमें याद नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, वही सर्कल पे मान सकते हैं. तो पार्टिकल 0 से a/2 पे जा रहा है, तो 0 से a/2, और वही मिनिमम टाइम बताना होता है जब तक ऐसे क्वेश्चन आते हैं. मिनिमम बोलते हैं, नहीं भी बोलते तो मिनिमम टाइम ही हमें बताना होता है. तो 0 से a/2 मतलब सर्कल पे कहां से जा रहा होगा, इस टॉप वाली पोजीशन से ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा और इधर की तरफ जाएगा. अब ये डिस्टेंस हो गई a/2, ये a, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, ये 60 आएगा तो ये वाला 30 डिग्री आ जाएगा. और t टाइम अगर जाने में लगा तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t. थीटा इज 30 डिग्री. 30 डिग्री क्या होता है, π/6. ओमेगा इज 2π/t इंटू t. तो t इज इक्वल टू t/12. तो t/12 टाइम पीरियड है 3/12 यानी कि 1/4 सेकेंड. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. ये करो फिर. चलो तो देखते हैं इसको. तो क्या कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग है, उसको कट कर दिया. एक के इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है, एल लेंथ है, दो हिस्सों में कट किया, एक की लेंथ दूसरे से डबल है. तो मतलब अगर इसकी मैं कुछ लेंथ को L1 मान लूं तो ये 2L1 है. अब हमने क्या देखा था कि जो K इंटू L का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है. तो पहले तो अब ये टोटल जो लेंथ है 3L1, ये L के बराबर हो गई. तो L1 इज इक्वल टू L/3 आ गई. तो यानी कि सेकेंड जो स्प्रिंग है बड़ा वाला, उसकी लेंथ आ जाएगी 2L/3. अब स्प्रिंग के लिए K इंटू L का प्रोडक्ट जो है ये कांस्टेंट रहता है. तो जो बड़े वाला स्प्रिंग है इसका K को मैं कुछ K' मान लूं, तो K' और उसकी लेंथ कितनी है 2L/3. ये किसके बराबर आएगा, K इंटू L. जो ओरिजिनल स्प्रिंग है उसका K इंटू L. तो L से L कट गया, तो K' इज इक्वल टू 3K/2. तो जो बड़ा स्प्रिंग है उसका K 3K/2 आ जाएगा. इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो. चलिए देखते हैं. A simple pendulum performs simple harmonic motion about x is equal to 0 with an amplitude a and time period t. Speed of pendulum at x is equal to a/2. तो इसमें तो डायरेक्ट स्पीड वाला फॉर्मूला लगाना है. v is equal to ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो ओमेगा क्या होता है, अब आंसर्स टाइम पीरियड की टर्म्स में, तो ओमेगा होता है 2π/t. a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज a²/4. तो ये आ जाएगा 2π/t. a स्क्वायर माइनस a²/4 इज 3a²/4. तो √3/2 a आ जाएगा यहां से. तो 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो πa√3/t. ये आंसर आ जाएगा. ये कैपिटल ए होगा, एम्पलीट्यूड कैपिटल ए में दे रखा है. तो करेक्ट आंसर इज ए. उसके बाद ये वाला करो. चलो तो देखते हैं क्या करना है. अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम इज एग्जीक्यूटिंग SHM अबाउट अ पॉइंट विद एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर. तो बॉडी का मास दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज 100. मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है.
तो वेलोसिटी विल बी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा ए, और किसी भी पॉइंट पे जनरल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एम्पलीट्यूड दे रखा है 10 सेंटीमीटर है, और पूछा है जब वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर कहां पर हो जाएगी, ठीक है, और मास भी पता है पार्टिकल का, एम्पलीट्यूड पता है, तो यहां से हम ओमेगा निकाल सकते हैं। तो v मैक्सिमम कितना है, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो अब इसको मैं यूनिट 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड में रहने देता हूँ, इज इक्वल टू ओमेगा हमें पता नहीं, एम्पलीट्यूड है 10 भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। अब इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, ओमेगा इज 10 रेडियन पर सेकेंड। ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर में चलने देते हैं क्योंकि वेलोसिटी जो है वो भी सेंटीमीटर में ही है, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स हमें फाइंड ही करना है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो 25 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 75, एक्स इज इक्वल टू रूट 75। तो इसमें से 75 को 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, रूट 25 इज 5 एंड रूट 3 विल बी देयर, सो दिस इज द आंसर इन एक्स जो है किसमें चल रहा है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, चलो तो देखते हैं क्या करना है। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दे रखा है, अर्थ सरफेस पे T1 है, फिर T1 किसके बराबर हो गया, 2 पाई अंडर रूट L बाय जी, एंड T2 व्हेन टेकन टू हाइट R अबव द अर्थ सरफेस, तो R हाइट पे G की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो G एट हाइट H का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, GM बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। तो अगर H भी R के बराबर हो गया तो आ जाएगा GM बाय R प्लस R, 2R का होल स्क्वायर दैट इज 4R स्क्वायर, और GM बाय कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल g होता है, तो ये G बाय 4 हो जाएगा। तो T2 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L बाय G इफेक्टिव, यहाँ पे G इफेक्टिव हाइट H पे G की वैल्यू कितनी है, G बाय 4, ये आ जाएगा, तो ये G बाय 4 का 4 ऊपर चला जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 4L बाय G, रूट 4 2 के बराबर होता है, तो 2 टाइम्स 2 पाई अंडर रूट L बाय G, ठीक है, ये आएगा। तो T2 बाय T1, एक मिनट, इसमें तो इसमें जो आंसर आ रहा है T2 बाय T1 2:1 आ रहा है, अच्छा, लेकिन की में गलत दे रखा है, इसलिए शायद हाँ, इसमें वो यूज नहीं होगा, वो अलग चीज थी जो हमने एक जनरल फॉर्मूला देखा था टाइम पीरियड का 2 पाई वाला, कि एक हमने जनरल फॉर्मूला देखा था वो यहां यूज नहीं होगा, तब होता है अगर पेंडुलम की लेंथ अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में होती है या ज्यादा होती है, ये वाला जो फॉर्मूला था ये नहीं लगेगा यहाँ पे, ये तब लगता है जब लेंथ लार्ज होती है, यहाँ लेंथ लार्ज नहीं है, लेंथ तो कम ही है, बस पेंडुलम को हम कहां ले गए, आर हाइट पे ले गए, तो आर हाइट है सरफेस से, ठीक है, तो जिन्होंने भी 4th आंसर निकाला था उनका सही है, ठीक है, जिनका सेकंड ऑप्शन आ रहा था उनका गलत है, जिनका ये आंसर सेकंड आ रहा था, मतलब 2 आंसर आ रहा था वो सही है, ठीक है ना, उस तरह से। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा था कि किसी ने 2 लिखा है तो ऑप्शन 2 बताया है या आंसर 2 बताया, तो दैट वाज अ कंफ्यूजन। ओके, सो 2
आंसर जो है मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर इज 2। ये ऐसे आएगा, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है, इसको 4th इज द करेक्ट आंसर। तो ये r प्लस एच बाय आर यहां भी दे रखा है, r प्लस एच इज 2r बाय r, सो आंसर वुड बी 2। चलिए ये वाला कुछ कीजिए क्वेश्चन। चलो देखते हैं। A simple pendulum oscillator has a period of 0.01 second and amplitude of 0.2 meter. The magnitude of velocity in meter per second at the center of oscillation is। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पे क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो हमें v मैक्सिमम बताना है। तो v मैक्सिमम किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू ए। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड इंटू ए। तो 2 पाई, टाइम पीरियड कितना है 0.01 और एम्पलीट्यूड कितना है 0.2। तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 20, 40 पाई। सो 40 पाई इज द आंसर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। चलिए तो देखते हैं क्या है, क्या करना है। A body is executing SHM when its displacement from mean position is 4 cm and 5 cm. The corresponding velocity of body is 10 cm and 8 cm. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। स्पीड किसी भी डिस्टेंस पे क्या होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई जगह काम आता है। तो स्पीड 10 हो गया। अच्छा यूनिट सब सीजीएस यूनिट है तो सीजीएस में ही चलने दो, जरूरी नहीं अब कन्वर्ट करना, हमें सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वर्क करना है। तो सब कुछ सीजीएस यूनिट में ही दे रखा है, तो हम सीजीएस यूनिट में ही चलते हैं। तो स्पीड कितनी है 10, कब, जब पोजीशन कितनी है उसकी 4, तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर जब पोजीशन 5 है तो स्पीड कितनी हो गई 8, तो 8 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें से टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड फाइंड करना है मतलब एम्पलीट्यूड को एलिमिनेट करना है। तो ऐसा कुछ करेंगे जिससे एम्पलीट्यूड एलिमिनेट हो जाए डायरेक्टली। अगर हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो पहले एम्पलीट्यूड आएगा, फिर उससे भी ओमेगा निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसा करें इसका स्क्वायर कर लें अगर दोनों साइड, तो 100 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि 100 प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। ऐसे यहां पे दोनों साइड का स्क्वायर कर ले, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 25 ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से 64 प्लस 25 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को दोनों जगह से कंपेयर कर लें, तो कंपेयर करेंगे मतलब 100 प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 25 ओमेगा स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो 64 को मैं ले गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 100 माइनस 64 इज 36। 16 को ले गया मैं राइट हैंड साइड में, 25 माइनस 16 ओमेगा स्क्वायर इज 9 ओमेगा स्क्वायर। 9 से 36 कैंसिल होता है, 4 आता है। ओमेगा स्क्वायर इज 4, सो ओमेगा इज 2। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो 2 से 2 कट गया, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई सेकेंड। तो t जो है पाई सेकेंड के बराबर आ जाएगा। तो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। करेक्ट आंसर वुड बी सी। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। चलिए तो देखते हैं।
If the displacement of a particle executing SHM is given by y is equal to 0.30 sin 220 t plus 0.64, then the frequency and maximum velocity. ये तो सिंपल कंपैरिजन करना है अपने को. इक्वेशन ऑफ SHM क्या हो जाएगी? y is equal to a sin ओमेगा t plus phi. इस तरह की इक्वेशन होती है SHM की. तो जस्ट वी हैव टू डू दी कंपैरिजन. तो हमें क्या बताना है? फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी. तो ओमेगा जो है ये 2 पाई एफ के बराबर होता है. तो ओमेगा यहाँ पे कितना है? 220. तो ओमेगा इज 2 पाई एफ. ओके, तो दिस इज 220. अरे यहाँ पे पाई को हम 22/7 यूज कर लें, क्योंकि वैसा ही वैल्यू दी हुई कि कट जाएगी इससे आसानी से. तो 22 से 220 काटोगे आया 10, 2 से 10 को काटोगे आएगा 5. तो फ्रीक्वेंसी 7 × 5 35 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. तो फ्रीक्वेंसी आ गई. अब क्या पूछा था? मैक्सिमम वेलोसिटी. तो v मैक्सिमम इज ओमेगा ए. तो ओमेगा क्या है? ओमेगा है 220. ए कितना है? ए है 0.3, यानी कि 22 × 3 विच इज 66 मीटर पर सेकेंड. तो मैक्सिमम वेलोसिटी 66 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 35 हर्ट्ज. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. ये क्वेश्चन करो. चलो इसको एक बार देख लेते हैं. A particle in SHM is described by the displacement equation. तो displacement की इक्वेशन दे रखी है. If initially position of particle is 1 centimeter. देखो t is equal to 0 पे पार्टिकल 1 सेंटीमीटर पे ही दे रखा है इनिशियल पोजीशन. एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज पाई. इनिशियल वेलोसिटी पाई के बराबर है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है पाई सेकेंड इनवर्स. ठीक है. तो एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना है. एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है? तो देखो सबसे पहले तो जो इक्वेशन है, इक्वेशन में से हमें क्या पता है? t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन पता है. तो पोजीशन का जो हमें फंक्शन है वो अभी लिख ले पहले. a cos ओमेगा t प्लस थीटा, ये पोजीशन है. और वेलोसिटी भी दी है तो उसका भी यूज करना पड़ेगा. तो वेलोसिटी भी मैं निकाल लेता हूं पहले. तो वेलोसिटी इज dx/dt. अच्छा, कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन आएगा और चेन रूल लगेगा. तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू ओमेगा. तो ये आएगा माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. और ध्यान रखना है कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऐसा नहीं कि हम जो साइन वाली इक्वेशन के लिए पढ़ते हैं वही यूज कर लें. कभी भी इक्वेशन दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ है पोजीशन का, तो वेलोसिटी के लिए उसको डिफरेंशिएट ही करना है. जो रिजल्ट्स जनरली होते हैं वो नहीं यूज करनी, क्योंकि वो जो रिजल्ट हमने पढ़ा था वो साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन के लिए था कि अगर x a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है तो वेलोसिटी ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आ जाती है. लेकिन अगर फंक्शन कुछ डिफरेंट दिया है तो उसको डिफरेंशिएट करके हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है. ठीक है. अब t 0 पे पोजीशन 1 है. तो पोजीशन में मैंने क्या किया? x की जगह 1 रख दिया और t की जगह क्या रख दूंगा? 0. तो यानी कि ये x इज इक्वल मतलब 1 इज इक्वल टू a कॉस थीटा आ गया. अब वेलोसिटी भी मुझे पता है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? पाई. तो वेलोसिटी को मैंने रख दिया पाई. ठीक है. कौन से? वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में. और टाइम उसको क्या रख दिया? 0. तो पाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन थीटा. ये आ जाएगा हमारे पास. ठीक है. ओमेगा की वैल्यू हमें पता है. ओमेगा किसके बराबर है? पाई के बराबर वो दे रखा है. तो पाई इज इक्वल टू माइनस पाई ए साइन थीटा. ये आ जाएगा. तो पाई से पाई कट गया. तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू ए कॉस थीटा. यहां से आ गया -1 इज इक्वल टू ए साइन थीटा. अब हमें एम्पलीट्यूड निकालना है तो थीटा को एलिमिनेट करना है. अब ऐसे केसेस में थीटा एलिमिनेट करने का सबसे बढ़िया साधन जो है, ठीक है, इधर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं,
इसको 3 बोल दूं, इसको 4। सबसे बढ़िया साधन क्या है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इधर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम देखें तो जब स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा राइट हैंड साइड में और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। मुझे उसी को एलिमिनेट करना था। तो अब ये सब अपना दिमाग लगाना है, तभी कुछ फायदा होगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो लेफ्ट साइड में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या मैं एक काम करता हूं पहले स्क्वायर करके लिख देता हूं। तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 1 + 1 = 2, राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो ए स्क्वायर 2 के बराबर आ गया, तो ए इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर इज बी, √2 सेंटीमीटर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कब डबल हो जाएगा? टाइम पीरियड क्या होता है, तो उसका एक्सप्रेशन हम लिख लें, 2π√L/g। अब इसको डबल करना है तो देख लेते क्या कहते रखा है, लेंथ डबल करेंगे तो लेंथ रूट के अंदर आ रही, तो लेंथ डबल करेंगे तो यहाँ पे तो √2 टाइम्स होगा, डबल तो होगा नहीं। मास डबल करेंगे तो मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया, लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया तो √4 = 2, तो यहाँ पे टाइम पीरियड 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे √2 टाइम्स होगा, यहाँ 2 टाइम्स, यही पूछा था। बाकी फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। इफ मास ऑफ द बॉब एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम आर डबल, तो मास से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेंथ डबल करने से √2 टाइम्स का ही फैक्टर आएगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g, ये होता है टाइम पीरियड, ये सबको ही पता है। अब इसमें g पे डिपेंड करेगा। अगर हम पेंडुलम को माइन के अंदर ले गए, माइन में ले गए मतलब एक डेप्थ में ले गए, अर्थ के अंदर कुछ डेप्थ पे ले गए, तो अगर d डेप्थ में हम किसी चीज को ले जाते हैं तो g की वैल्यू चेंज हो जाती है। g एट डेप्थ d इज g × 1 - d/r। ये g की वैल्यू होती है अर्थ के अंदर किसी डेप्थ d पर। तो g क्या हो जाता है, कम होता है। हम हाइट पे जाते हैं तब भी g कम होता है, डेप्थ में जाते हैं तब भी g कम होता है। अब लेंथ में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2π में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, g कम हो रहा है। तो g कहां आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो g कम हो रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, √g के प्रोपोर्शनल है। तो g इज डिक्रीजिंग, hence time period is increasing. तो ये क्वेश्चन करो आप। देखो ये भी बहुत कॉमन और अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन इन द सेंस कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामिनेशंस में, और अच्छा इसलिए है कि गलत हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। अब देखो क्या होता है टाइम पीरियड, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g। तो हमें लगता है भाई पानी रहे निकल जाए उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मास तो पे तो डिपेंड कर नहीं रहा टाइम पीरियड। तो हम सिर्फ मास के बारे में सोचते हैं और हमें लगता है लेंथ उतनी की उतनी रहेगी, जी उतना का उतना रहेगा, तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर आ जाता है ए, क्योंकि वो ये फॉर्मूला देखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एल जो हमने डिस्कस किया था, एल धागे की लेंथ नहीं होती है, यहाँ पे बॉल है। तो एल जो है ये क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब।
बॉब के सेंटर ऑफ मास की दूरी होती है। अब ये यहाँ पे एक कैच है जो ध्यान रखना है, तो ये चीज इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है कि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो पहले जब पूरा पानी भरा हुआ था तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे था, तो लेंथ ये थी। अब क्या हुआ, इस बॉल में से पानी निकलने लगा, ठीक है, तो पानी टिप टिप करके निकल गया इसमें से। अब देखो बॉल का जो सेंटर है, बॉल का सेंटर तो वहीं का वहीं रहेगा, बॉल के सेंटर पे, लेकिन पानी जैसे से निकलता जाएगा पानी का सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होता जाएगा थोड़ा सा। तो बॉल का सेंटर और पानी का सेंटर, ये दोनों जैसे अगर हम देखें तो बॉल का सेंटर तो उसके सेंटर पे, लेकिन पानी का सेंटर नीचे शिफ्ट हो गया, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इनके बीच में कहीं आएगा, तो इनके बीच में कहीं आएगा, यानी कि वो थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा नीचे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो यानी कि जो L है वो बढ़ गया, मतलब उसको L डैश बोल दूं, इट्स इंक्रीज्ड। तो L डैश इंक्रीज मतलब टाइम पीरियड हैज इंक्रीज्ड। अच्छा, लेकिन जब पूरा पानी निकल जाएगा, जब पूरा पानी निकल गया तो फिर से सिर्फ बॉल का ही सेंटर ऑफ मास देखा जाएगा, बॉल का सेंटर ऑफ मास तो बॉल के सेंटर पे ही होगा। फिर लेंथ L के बराबर हो जाएगी, L के बराबर हो जाएगी, यानी कि टाइम पीरियड फिर से सेम हो जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड पहले बढ़ा होगा और फिर कम हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं कि हमसे पूछा गया टाइम पीरियड पूछा है या फ्रीक्वेंसी पूछा है, पीरियड पूछा है तो पीरियड के हिसाब से आंसर देना है। कई बार फ्रीक्वेंसी पूछते हैं और हम टाइम पीरियड निकाल के बिना क्वेश्चन को समझे टाइम पीरियड का आंसर दे देते हैं। तो यहाँ टाइम पीरियड पूछा है तो हमें टाइम पीरियड के बारे में बात करनी थी। तो लेंथ मतलब इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे पहले बढ़ेगी और फिर कम हो रही, तो टाइम पीरियड भी पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा। अब लिटिल मर्करी ड्रेन हुई है, तो लिटिल मर्करी ड्रेन हुई है तो उसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे गया होगा, तो लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी तो इंक्रीज। बाकी एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि मर्करी धीरे धीरे करके पूरा खाली हो गया, तो पूरा खाली हो गया मर्करी या पानी कुछ भी दे सकते हैं, उस केस में क्या होगा, टाइम पीरियड पहले बढ़ेगा और फिर बाद में कम होके उतना ही हो जाएगा जितना शुरू में था। तो कॉन्सेप्ट समझना है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि जो L है वो L धागे की लंबाई नहीं है, वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, चलो देखते हैं क्या करेंगे इसमें। द मास एंड डायमीटर ऑफ अ प्लेनेट आर ट्वाइस दोस ऑफ अर्थ। तो कह रहे हैं एक प्लेनेट है जिसका मास अर्थ के मास से दुगना है। पहले अर्थ का मान लेते हैं भाई, अर्थ का मास है m और रेडियस है r। प्लेनेट का मास दुगना है यानी कि 2m हो गया अर्थ से, ये अर्थ मान ली हमने ऊपर वाली, और डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल हो जाएगा। अब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम ऑन दिस प्लेनेट, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट, और ये सब वही फॉर्मूले लगाने स्मॉल पेंडुलम वाले कुछ है ना, उसमें ऐसा नहीं है, बस इसमें g पे डिपेंडेंस आएगी, मतलब थोड़ा ग्रेविटेशन मिक्स है इस क्वेश्चन में। तो g की वैल्यू क्या होती है किसी प्लेनेट के लिए, gm/r²। तो अब ये तो अर्थ पे हो गई। अब प्लेनेट के लिए जो नया प्लेनेट दे रखा है उसका मास डबल है और रेडियस भी डबल है, तो क्या आ जाएगी g की वैल्यू उस प्लेनेट पे, g मास हो गया उसका 2m और रेडियस 2r है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4r²। तो 2 से 4 कटेगा 2 आएगा, तो ये g ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, यानी g की वैल्यू आधी हो गई, ठीक है। तो पूछा था टाइम पीरियड जो है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम ऑन दिस प्लेनेट। अब देखो कौन सा पेंडुलम है ये, सेकंड्स पेंडुलम। तो सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकंड। तो अर्थ पे उसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है। तो t ऑन प्लेनेट डिवाइडेड बाय t ऑन अर्थ करेंगे तो 2, अब प्रोपोर्शनैलिटी देखनी होती है यहाँ पे, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g, ये आ रहा है क्योंकि लेंथ तो फिक्स है, तो इनवर्स रिलेशन आ रहा है √g से। तो नीचे आ जाएगा g ऑफ प्लेनेट, ऊपर आ जाएगा g ऑफ अर्थ। g ऑफ प्लेनेट इज g ऑफ अर्थ बाय 2, तो ये √2 के बराबर आ जाएगा। अब सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड, अर्थ के ऊपर 2 सेकंड होता है, तो प्लेनेट के ऊपर 2√2 हो जाएगा।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी बी। अच्छा, एक बच्चे को कंफ्यूजन है, वो कह रहा है कि रेडियस 4 आ जाएगा। नहीं बेटा, डायमीटर, जिसका डायमीटर डी है तो डायमीटर 2d है। डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो रेडियस अर्थ का d/2 है, तो जो इधर पे रेडियस है r' ये 2d/2 होगा। तो d/2 r के बराबर है, तो वो d/2 r के बराबर है। तो अगर डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल होगा, रेडियस 4r नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो डायमीटर डबल करेंगे तो रेडियस भी डबल होगा, ना कि 4r हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। चलो देख लेते हैं इसको। The time period of a second's pendulum is 2 seconds. The spherical bob which is empty from inside has a mass 50 gram. This is now replaced by another solid bob of same radius but having different mass. देखो अब इसमें मास सेम है, बॉल का रेडियस सेम है। तो बॉल का अगर रेडियस सेम है तो जो इफेक्टिव लेंथ है, चाहे बॉल हॉलो हो चाहे बॉल सॉलिड हो, ठीक है, एक मिनट, तो जब बॉल हॉलो है या बॉल सॉलिड है, रेडियस सेम है, तो L की जो वैल्यू आएगी इफेक्टिव लेंथ, वो दोनों केस में सेम आएगी। अब मास पे कोई डिपेंडेंस है नहीं, तो टाइम पीरियड 2π√L/g होता है, तो इसलिए सेम रहेगा, यानी 2 सेकेंड ही आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। चलो तो आंसर जो है इसका क्या होगा, आंसर है इसका 10%। कैसे आया 10%, ये हम देख सकते हैं। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज 2π√L/g, ये टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अब क्या किया, लेंथ को 21% कर दिया, मतलब नई जो लेंथ है 21% बढ़ाने का मतलब इट विल बिकम 1.21 टाइम्स L। ठीक है ना, 21% बढ़ा दिया मतलब नई लेंथ 1.21 L हो जाएगी। तो अगर हम इसका रूट लूंगा नई लेंथ का, तो 121 का रूट कितना होता है 11, 1.21 का 1.1 आ जाएगा, 1.1 √L, एंड t इज प्रोपोर्शनल टू √L। अच्छा, अब लेंथ जो है √L 1.1 टाइम्स हो गई। 1.1 टाइम का मतलब 11% नहीं, 1.1 का मतलब 1 में 0.1 का चेंज हुआ है, यानी कि 100 में कितने का चेंज हुआ है, 10% का। तो इस तरह से आंसर वुड बी 10%। तो 10% इंक्रीज हुआ है टाइम पीरियड में, तो करेक्ट आंसर इज ए। ये इसके सॉल्यूशन में हमने बता रखा है। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन